1945 के मई महीने में जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म होने वाला होता है, कुछ अमेरिकी सैनिक कुछ आम लोगों को सड़क पर सुरक्षित जगह ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक नाजी कार भीड़ के भीतर से आती हुई दिखाई देती है। सैनिक तुरंत गोली चलाने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ड्राइवर बाहर एक सफेद कपड़ा दिखाता है जो ये बताता है कि वे लोग सरेंडर कर रहे हैं। सभी सैनिकों को हैरानी होती है जब कार से हिटलर का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी हरमन बाहर निकलता है। वह शांत होकर उनसे कहता है कि उसका सामान कार से उतार दें। बाद में वॉशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जैक्सन को खबर मिलती है कि हरमन को ऑस्ट्रिया में जिंदा पकड़ लिया गया है। असली प्लान था कि हरमन को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन जैक्सन किसी आदमी को बिना सही ट्रायल के सजा देने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए वे चाहते हैं कि जितने भी बचे हुए नाजी अफसर हैं उन सब पर वॉर क्राइम्स के केस चलाए जाएं। उनकी सचिव उन्हें बताती है कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के नागरिकों को यह नहीं बता सकता कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इन्हें किसी देश की कानूनी सीमा के बाहर ट्रायल करना मुश्किल है, और जर्मनी में ट्रायल करना भी कानून के अनुसार एक अजीब स्थिति होगी। लेकिन जैक्सन कहते हैं कि बस सही संगठन की जरूरत है, और शुरुआत ये होगी कि सभी सहयोगी देशों के एक एक जज को बुलाकर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए। लग्जमबर्ग में एक ट्रेन में अमेरिकी आर्मी के मनोचिकित्सक डगलस एक लड़की लाया से बात कर रहे होते हैं। वह उसे एक छोटा सा जादू का खेल दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो सार्जेंट हावी डगलस को लेने आता है और बताता है कि वह डगलस का ट्रांसलेटर होगा। हावी डगलस को ग्रैंड होटल मॉन्डॉर्फ ले जाता है। वहां कर्नल एंड्रूज उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि यह होटल अब एक गुप्त सैन्य जेल है, जहां नाजी हाई कमांड के बचे हुए बड़े बड़े अधिकारी कैद हैं। अभी सहयोगी देश यह तय कर रहे हैं कि इन सब का ट्रायल किया जाए या नहीं। डगलस को इसलिए बुलाया गया है ताकि वे सभी कैदियों की मानसिक स्थिति की निगरानी कर सकें, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इनमें से कोई आत्महत्या न कर ले। 3 कैदी पहले ही जहर की कैप्सूल छुपाकर खुद को मार चुके थे, और ये लोग और मौतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। डगलस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरमन है, जिसे पकड़ते समय उसके पास काफी दवाइयां मिली थीं। हरमन कहता है कि वह दवाइयां दिल के दर्द के लिए हैं, और वह दिन में 40 दवाइयां लेता है। डगलस समझ जाते हैं कि हरमन दवाइयों का एडिक्ट है। डगलस बिना समय गंवाए हरमन से मिलने की मांग करता है। हरमन अपने कमरे में आराम से किताब पढ़ रहा होता है। साथ में हावी खड़ा है जो दोनों के बीच अनुवाद करेगा। डगलस हरमन की नाड़ी चेक करता है, उसके फेफड़े सुनता है। हरमन बार बार अपनी दवाइयों की मांग करता है। वह कहता है कि उसे लगातार दर्द रहता है, क्योंकि उसे पहली विश्व युद्ध में गोली लगी थी। डगलस उसे शांत स्वर में समझाता है कि दिल को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है वजन कम करना। हरमन मोटा कहने पर तुरंत दुखी नजर आता है। कमरे से निकलने के बाद डगलस हावी से कहता है कि हरमन को अंग्रेजी आती है, क्योंकि मोटा शब्द सुनकर वह पहले ही नाराज हो गया था, जबकि हावी ने अभी अनुवाद किया ही नहीं था। इसके बाद डगलस बाकी कैदियों से मिलता है। डॉ लेलाय, नाजी स्लेव लेबर प्रोग्राम का प्रमुख, दावा करता है कि वह दूसरों जितना सत्ता लोलुप नहीं है। ग्रेट एडमिरल शिकायत करता है कि उसे 76 दिन से कैद में रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए गए। वह इसे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कहता है। जूलियस, हिटलर का प्रोपेगेंडा चीफ, वह डगलस से पूछता है कि क्या वह यहूदी है। जब डगलस नहीं कहता है तो जूलियस कहता है कि तुम्हारा पेशा फिर भी एक यहूदी पेशा है। हरमन अब डाइट और व्यायाम की दिनचर्या शुरू करता है और दवाइयां मांगना बंद कर देता है। रात में डगलस अपने जर्नल में सब कुछ नोट करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि पूरी नाजी हाई कमांड की असल ताकत हरमन है, वही सबको एक साथ बांधे रखता है। अचानक उसे एक विचार आता है। वह हावी से कहता है कि उसे लाइब्रेरी ले चले। वहां दोनों एक ठेला भरकर नाजी नेताओं पर लिखी किताबें इकट्ठा करते हैं। डगलस सोचता है कि अगर वह इन लोगों के बारे में गहराई से पढ़ लेगा तो शायद उनके मन खोलने में कामयाब हो सकता है, और यह भी समझ पाएगा कि कौन से कारण एक इंसान को इतने भयानक अपराध करने पर मजबूर करते हैं। वह सोचता है कि अगर वह इन निष्कर्षों पर किताब लिख दे तो शायद वह बहुत पैसा भी कमा सके और आने वाली दुनिया को एक और ऐसा नरसंहार रोकने में मदद मिले। जब दोनों होटल लौटते हैं, एक गार्ड बताता है कि हरमन को सांस नहीं आ रही। डगलस तुरंत उसके कमरे में पहुंचता है। एक नज़र में ही वह समझ जाता है कि हरमन को दिल का दौरा पड़ा है। वह एक सैनिक को सामान्य एस्पिरिन लाने को कहता है और हरमन को शांत रखने के लिए उसके साथ सांसों की एक्सरसाइज करवाने लगता है। हरमन बार बार अपनी पत्नी की तस्वीर पकड़ने की कोशिश करता है तो डगलस उसे फोटो थमा देता है। एस्पिरिन आने पर हरमन उसे शक की निगाह से देखता है। उसे भरोसा नहीं होता कि यह असली दवाई है। तब डगलस खुद गोली खाकर उसे दिखाता है कि यह जहरीली नहीं है। हरमन धीरे धीरे दवाई लेता है और डॉक्टर के पहुंचने तक उसकी हालत काफी सुधर चुकी होती है।
वह मुस्कुराता है और पहली बार अंग्रेजी में डगलस को थैंक्स कहता है। वॉशिंगटन में जैक्सन को खबर मिलती है कि सभी सहयोगी देश ट्रायल के लिए तैयार हैं। आर्मी के वकील एमंस उन्हें बताते हैं कि वे चाहते हैं कि यह ट्रायल जल्दी से जल्दी हो ताकि सभी नाजियों को फांसी दी जा सके। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि ट्रायल शायद हो ही नहीं पाएगा। उधर होटल में डगलस कैदियों को रोरशक टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट दिखाता है और वादा करता है कि उनके जवाब गोपनीय रहेंगे। हरमन बहुत दोस्ताना माहौल में अंग्रेजी बोलता है, जबकि जूलियस हर तस्वीर की तुलना किसी महिला की प्राइवेट बॉडी पार्ट्स से करता है। शाम को जैक्सन को बुरी खबर मिलती है। कांग्रेस ट्रायल के खिलाफ है। वे सिर्फ सीधी फांसी चाहते हैं। राष्ट्रपति भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी कांग्रेस का समर्थन नहीं है। उन्हें किसी बड़े नाम की सहायता चाहिए, उससे बड़ा जो राष्ट्रपति से भी ऊपर हो। अगले दिन जैक्सन और एमंस वेटिकन जाकर पोप से मिलते हैं। थोड़ी बहस के बाद पोप ट्रायल को समर्थन देने से मना कर देता है। जैक्सन इंगित करता है कि पोप ने हिटलर के साथ धार्मिक समझौता किया था। पोप कहता है कि उसने यह समझौता जर्मनी में कैथोलिकों की सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन जैक्सन जवाब देता है कि उस समझौते ने नाजियों को और शक्ति दी और दुनिया इसे कभी नहीं भूलेगी। यह बात अंततः पोप को प्रभावित करती है और वह ट्रायल के लिए समर्थन देने के लिए तैयार हो जाता है। डगलस और हावी कैदियों को एक विमान में ले जा रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका ट्रायल होने वाला है। हरमन डगलस से पूछता है कि उसके रोरशक टेस्ट से उसने उसके बारे में क्या सीखा। डगलस कहता है कि हरमन बहुत चालाक, खुद से प्यार करने वाला और दुनिया पर कंट्रोल करने की इच्छा रखने वाला इंसान है। हरमन मुस्कुराकर कहता है कि यह सब तो पहले से ही साफ दिखाई देता है। फिर वह डगलस से एक जादू का करतब दिखाने को कहता है। डगलस अपने हाथों से एक सिक्का गायब कर देता है। हरमन कहता है कि एक दिन वह भी जादू करेगा और फांसी से बचकर निकल जाएगा। जब विमान एक सरकारी इलाके के ऊपर से गुजरता है, कैदी खिड़की से देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण इमारतें सहयोगी देशों द्वारा बमबारी में नष्ट हो चुकी हैं। इसमें पैलेस ऑफ जस्टिस भी शामिल होता है। जैक्सन एमंस से कहता है कि वे 600 लोगों की क्षमता वाली अदालत दोबारा बनाएंगे ताकि ट्रायल वहीं हो सके। ब्रिटेन से आए असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर फे जैक्सन को याद दिलाते हैं, अगर वे पूरी तरह अदालत में जीत नहीं पाए तो इसे पूरी तरह हार माना जाएगा। ये जैक्सन पर भारी दबाव डाल देता है। दोपहर में नाजी कैदियों को नूरमबर्ग की जेल में लाया जाता है। एंड्रूज उन्हें नई कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं दिखाता है। गद्दों में सिर्फ भूसा है, डेस्क कार्डबोर्ड से बने हैं, बेड बोल्ट किए गए हैं, कुर्सियां रात में हटा ली जाएंगी। कैदी सोते समय हाथ कंबल के ऊपर रखेंगे। कोई भी चीज हथियार की तरह इस्तेमाल न हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लैला छोटी और गंदी कोठरी देखकर रो पड़ता है, पर हरमन जर्मन इंजीनियरिंग की तारीफ करता है। हरमन यह भी कहता है कि उसे कभी किसी ने हराया नहीं है। वह याद दिलाता है कि उसने खुद आत्मसमर्पण किया था, यानी वह यहीं होना चाहता था। यह उसकी योजना का हिस्सा है। डगलस को समझ नहीं आता कि हरमन दिन ब दिन और ज्यादा आत्मविश्वासी क्यों होता जा रहा है। वह उससे और नजदीक आने का तरीका ढूंढना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि हिटलर का डिप्टी रूडोल्फ भी इसी जेल में है। जब हरमन आया था, रूडोल्फ ने नाजी सल्यूट किया था, जो एंड्रूज को बहुत गुस्सा दिलाता है। युद्ध के दौरान रूडोल्फ एक प्लेन क्रैश से बच गया था और उसने इंग्लैंड के कई बड़े लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन वह अक्सर मुझे याद नहीं कहकर अपनी बातों से मुकर जाता था। सबको शक था कि वह अपनी याददाश्त खोने की बीमारी का नाटक करता है। डगलस हरमन से कहता है कि रूडोल्फ को बेनकाब करने के लिए उसे जानकारी चाहिए। हरमन बदले में एक सौदा पेश करता है। अगर डगलस उसकी पत्नी और बेटी के पास उसके पत्र पहुंचा देगा तो वह मदद करेगा। इसके बाद हरमन को रूडोल्फ के पास ले जाया जाता है। रूडोल्फ कहता है कि वह हरमन को पहचानता भी नहीं, लेकिन जब दरवाजा बंद होता है, हरमन डगलस से कहता है, यह झूठ बोल रहा है। जब मैं आया था, इसने सल्यूट किया था, ये सब याद है इसे। कुछ समय बाद डगलस और हावी हरमन की पत्नी एमी और उसकी बेटी को ढूंढ लेते हैं। एमी डगलस को गले लगाती है क्योंकि उसने उनकी चिट्ठियों का जवाब पहुंचाया था। डगलस को उन्हें देखकर इतना दुख होता है कि वह एमी का एक और पत्र हरमन तक ले जाने को तैयार हो जाता है। होटल लौटने पर वे देखते हैं कि इमारत के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी है। एंड्रूज बताता है कि कैदियों पर जल्द ही आधिकारिक आरोप लगाए जाने वाले हैं, इसलिए खबर बाहर फैल गई है। पहले वे हरमन के कमरे में जाते हैं और उसके अपराधों की सूची पढ़ते हैं। शांति भंग करने का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और साजिश का आरोप। फिर जूलियस की बारी आती है। वह मांग करता है कि उसे एक यहूदी वकील दिया जाए। जब लेलाए की बारी आती है, वह घबरा जाता है। वह चिल्लाता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। डगलस उसे शांत करने जाता है, लेकिन लेलाए उसे मुक्का मार देता है। गार्ड उसे पकड़कर दीवार से चिपकाते हैं और वहीं वह अंग्रेजी बोल देता है, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो। डगलस को पहली बार पता चलता है कि उसे अंग्रेजी पहले से आती थी। लिखी किताबें इकट्ठा करते हैं। शाम को डगलस एक बार में जाता है जहां उसे लाया मिलती है, वही लड़की जिससे वह ट्रेन में मिला था। लाया बताती है कि वह नूरमबर्ग ट्रायल की रिपोर्टर है। वह कहती है कि यह शहर अब एक भव्य बड़ा शो बनने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें
इस ट्रायल पर होंगी। डगलस वापस आकर हरमन को उसकी पत्नी का पत्र देता है। उधर मीडिया अदालत की तैयारी पर रिपोर्ट चला रही होती है। कैदियों को कोर्ट तक ले जाने के लिए एक विशेष सुरंग बनाई जा रही है। कोर्ट में इतने तेज फिल्म लाइट्स होंगी कि लोगों को सनग्लास दिए जाएंगे। जैक्सन अपने केस पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक बड़ी दिक्कत के बारे में बताया जाता है। जर्मनी दावा करेगा कि डेनमार्क और नॉर्वे पर उनका हमला रक्षा में था, क्योंकि ब्रिटिश पहले आक्रमण करने वाले थे। अगर जर्मनी इसे साबित कर पाया तो ट्रायल कमजोर पड़ सकता है। टीम को समझ आता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि नाजियों के पास क्या सबूत है, ताकि कोर्ट में उन्हें काटा जा सके। शाम के समय जैक्सन चुपके से डगलस से मिलता है। वह चाहता है कि डगलस कैदियों से जानकारी निकालकर उसे दे, ताकि ट्रायल में नाजियों को हराया जा सके। डगलस कहता है कि ऐसा करना डॉक्टर और मरीज के विश्वास को तोड़ना होगा। जैक्सन जवाब देता है कि जब वह कैदियों की रिपोर्ट लिख रहा है तब भी वह गोपनीयता तोड़ रहा है, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता। जब डगलस पूछता है कि वे इन नाजियों को सीधे गोली क्यों नहीं मार देते, जैक्सन कहता है, अगर हम इन्हें सीधे मार देंगे तो ये शहीद बन जाएंगे और दुनिया हमें अत्याचारी मानेगी। अगली सुबह डगलस हरमन के साथ सिगरेट पीते हुए बातचीत करता है। डगलस कहता है कि उन्हें हिटलर के बारे में बात करनी चाहिए। हरमन बताता है कि हिटलर ने जर्मनी को फिर से गर्व महसूस करवाया। उसने जनता को वादा किया था कि वह जर्मनी की पुरानी महानता वापस लाएगा। हरमन दावा करता है कि उसने कैंप सिर्फ काम करने वाली जगह के रूप में डिजाइन किए थे, मारने के लिए नहीं, और जो अत्याचार हुए वे दूसरों ने की, वह नहीं। लेकिन हरमन किसी भी हालत में हिटलर के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होता। अगले दिन डगलस यह बात जैक्सन तक पहुंचाता है और कहता है, हरमन बहुत चतुर है, वह सहानुभूति दिखाना अच्छी तरह जानता है। मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ। एमंस को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि डगलस हरमन का बचाव कर रहा है। डगलस समझाता है, मेरा काम उसका बचाव करना नहीं, मेरा काम उसे समझना है। मेरी राय में हरमन जर्मनी को महान बनाना चाहता था और यहूदियों की मौत उसके लिए मायने ही नहीं रखती थी। जैक्सन भी इस कहानी पर शक करता है, पर डगलस उसे चेतावनी देता है, अगर आप अदालत में सिर्फ अंदाजों के सहारे गए तो हरमन आपको आसानी से हरा देगा। कुछ समय बाद डगलस लेलाय से मिलता है, जो पहले हुई अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने अपनी कानूनी तैयारी शुरू कर दी है और अब वह डगलस पर भरोसा करने लगा है। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक अलार्म बजने लगता है। डगलस भागकर लेलाय की कोठरी पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लेलाय ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने तौलिए की गांठ से फंदा बनाकर खुद को लटका लिया था और चिल्लाने से बचने के लिए अपने मुंह में अंडरवियर ठूंस लिया था। एंड्रूज इससे बेहद नाराज होता है और तुरंत आदेश देता है कि अब से एक और डॉक्टर बुलाया जाएगा जो डगलस की रिपोर्टों की भी जांच करेगा। फिर डगलस हरमन से बातचीत करता है और उससे पूछता है कि वह आत्महत्या के बारे में क्या सोचता है। हरमन कहता है, यह कायरों का तरीका है। हरमन को यह भी पता चल जाता है कि डगलस मुसीबत में है। वह उसे चेतावनी देता है, अपने आप को बचाना सीखो। सहयोगी देश हमेशा एकजुट नहीं रहते, कभी कभी अपने ही लोग धोखा देते हैं। इसके बाद हरमन एक कहानी सुनाता है। उसके पिता का यहूदी दोस्त उसकी मां का फायदा उठाता था। हरमन यह बात बहुत गुस्से और बदले की भावना के साथ बताता है। इससे डगलस समझ जाता है कि हरमन लोगों की भावनाओं से खेलना जानता है। अगले दिन नया डॉक्टर डॉ गिलबर्ट आता है ताकि डगलस की रिपोर्टों की जांच कर सके। गिलबर्ट दावे के साथ कहता है कि रूडोल्फ की भूलने की बीमारी बिल्कुल असली है, जबकि सभी जानते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। गिलबर्ट चाहता है कि वह और डगलस मिलकर इस केस पर एक किताब लिखें, पर डगलस साफ मना कर देता है। दिन बीतते जाते हैं। डगलस कैदियों से बातचीत करता है और गुप्त रूप से उनकी जानकारी जैक्सन तक पहुंचाता है। वह बार बार हरमन की पत्नी और बेटी से मिलता है और उनकी बच्ची एटा को जादू के खेल दिखाता है। हरमन डगलस से और पत्र मंगवाता है और यहां तक कि वही जादू सीखने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी बेटी को भी प्रभावित कर सके। हावी धीरे धीरे नोटिस करता है कि डगलस अकेले हरमन से मिलने जाता है। वह शक करने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डगलस उसे नजरअंदाज कर देता है। ट्रायल से एक रात पहले डगलस हरमन से पूछता है, तुम कोर्ट में अपनी रक्षा कैसे करोगे? हरमन मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम यह एक दोस्त के रूप में पूछ रहे हो? डगलस जवाब देता है, हाँ। तब हरमन कहता है, मैं अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं उन अपराधों का दोष नहीं लूंगा जो दूसरों ने किए हैं और जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। फिर डगलस ये जानकारी सीधे जैक्सन तक पहुंचाता है। अगले दिन कैदियों को सुरंग के रास्ते अदालत में ले जाया जाता है। हरमन पूरे समय अपने साथियों से जर्मन में बात करता रहता है, जैसे वह एक नेता हो जो सबको तैयार कर रहा हो। सुनवाई शुरू होती है और जैक्सन बहुत ताकतवर भाषण देकर ट्रायल की शुरुआत करता है। यह भाषण रेडियो पर सीधा प्रसारित हो रहा होता है। हरमन भी शुरुआत में बयान देना चाहता है, लेकिन जज उसे रोक देते हैं। उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब देने की इजाजत मिलती है, दोषी हो या निर्दोष? हरमन यह सुनकर जर्मन में बोलता है, निर्दोष। डगलस शाम को हरमन के परिवार को मिलने जाता है, लेकिन घर का सारा सामान बाहर फेंका हुआ मिलता है। एक पड़ोसी बताता है कि अमेरिकी सैनिक उन्हें ले गए हैं। डगलस घबराकर एंड्रूज के पास जाता है। फोन मिलाने के बाद पता चलता है कि एमी
हरमन की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि शक है कि उसने हरमन की कला चोरी में मदद की थी। और छोटी एटा को एक धार्मिक संस्था भेज दिया गया है जहां बाहरी दुनिया से संपर्क एकदम बंद है। एंड्रूज पूछता है कि डगलस को उनका छुपने का पता कैसे मिला। डगलस सवाल टाल देता है। अगली बार जब डगलस हरमन से मिलता है वह झूठ बोलकर कहता है कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन तभी पीछे से डॉ गिलबर्ट आकर पूरी सच्चाई बता देता है। डगलस गुस्से में बाहर निकलकर गिलबर्ट से लड़ पड़ता है। गार्ड्स उन्हें अलग करते हैं और एंड्रूज डांटता है, तुम लोग बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। यह दुनिया के लिए सबसे चौंकाने वाला पल था। फुटेज में दिखता है बर्बाद किए गए नाजी कैंप, जमीन पर बिछी हजारों लाशें, भूखे कंकाल जैसे लोग, पेट पर टैटू किए गए नंबर, फैक्ट्रियों में बने वो ओवन जो 10 घंटे में 400 शव जला सकते थे। ये सब देखकर अदालत, पत्रकार और आम लोग सदमे में आ जाते हैं। हरमन ये फुटेज देखना नहीं चाहता। वह हेडफोन और काले चश्मे पहन लेता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। डगलस का दिल टूट जाता है। वो अदालत छोड़कर बाहर चला जाता है, लगभग रोने की हालत में। जब हरमन वापस अपनी कोठरी लाया जाता है, डगलस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। डगलस कहता है, अब भी कहोगे कि तुम्हें कैंपों के बारे में कुछ नहीं पता था? हरमन बिल्कुल ठंडे दिल से कहता है, वो फिल्म नकली है। और फिर वह डगलस पर हमला करता है, कहते हुए, अमेरिकियों ने भी 150,000 जापानी मार दिए थे, क्या वह हत्या नहीं थी? डगलस चिल्लाकर कहता है, युद्ध में मौतें और नरसंहार एक जैसी चीज नहीं होती। तुम लोगों ने बेगुनाहों को सिस्टमैटिक तरीके से मारा, बच्चों, औरतों, सबको। बहुत देर बहस के बाद डगलस टूट चुके स्वर में कहता है, तुम्हारे फैसलों ने तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। और वहां से चला जाता है। डगलस का टूटना और मीडिया का वार। उस रात डगलस बार में जाकर शराब पीने लगता है। लाया, वह रिपोर्टर, उसे ढूंढ लेती है। वह डगलस से भावनात्मक बातें निकलवाने का फायदा उठाती है और अगली सुबह अखबार में बड़ी खबर छपती है, कैदी हरमन और मनोचिकित्सक डगलस की निजी बातचीत लीक। एंड्रूज गुस्से में डगलस को नौकरी से निकाल देता है। जाने से पहले वह बताता है कि उसने हरमन की पत्नी और बेटी को रिहा कर दिया है। स्टेशन पर डगलस को हावी मिलता है। वह बहुत टूटा हुआ है। वह बताता है वह जर्मनी में यहूदी परिवार में पैदा हुआ था। पैसा कम होने के बावजूद वह और उसकी बहन किसी तरह भाग पाए। उनके माता पिता को नाजियों ने मार डाला। हावी रोते हुए कहता है, कृपया कुछ ऐसा करो कि हरमन जैसी सोच फिर कभी जीत न पाए। डगलस की आंखें भर आती हैं। अचानक डगलस जैक्सन के ऑफिस में घुसता है और कहता है, ये ट्रायल एक जाल है। हरमन ने खुद आत्मसमर्पण इसलिए किया ताकि वह अदालत में आकर हिटलर को हीरो साबित कर सके। डगलस उसे अपनी डायरियां और गुप्त बातचीत सौंप देता है और कहता है, हरमन को हराने का एक ही तरीका है, उसके अहंकार, ईगो का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। अगले दिन डगलस अब जर्मनी में एक आम नागरिक की तरह बैठकर ट्रायल देख रहा होता है। कैदियों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। हरमन अदालत में आते ही कैमरों के सामने ऐसे पहुंच देता है जैसे वह कोई हीरो हो। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा होता है, जैसे सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। जैक्सन शांत स्वर में सवाल पूछना शुरू कर दे। हरमन बहुत प्रोफेशनल तरीके से जवाब देता है। वह कहता है, कैंप सिर्फ वर्किंग एरियाज थे। उसने जर्मनी की रक्षा के लिए काम किया। जो अत्याचार हुए उसकी जानकारी उसे नहीं थी। अदालत में एक दस्तावेज पेश किया जाता है जिस पर हरमन के हस्ताक्षर हैं और इसमें साफ लिखा है, यहूदी आबादी का पूर्ण एक्सटर्मिनेशन। हरमन कहता है कि यह गलत अनुवाद है। उसने दस्तावेज ये सोचकर साइन किया था कि यहूदियों को जर्मनी से बाहर भेजना है, मारना नहीं। उसकी बातें सुनकर जैक्सन का धैर्य टूटने लगता है। वह गुस्से में आकर बोल पड़ते हैं और जज उन्हें तुरंत डांट देते हैं। जैक्सन को पीछे हटना पड़ता है। वह खुद को पराजित महसूस करता है। फे अदालत में खड़ा होता है और सबसे बड़ा सवाल पूछता है, क्या आप आज भी अपने नेता हिटलर के प्रति वफादार हो? यह सवाल हरमन के अहंकार को छू जाता है। उसे लगता है कि यह मौका है खुद को महान दिखाने का। हरमन गर्व से कहता है, हाँ, मैं आज भी हिटलर के प्रति वफादार हूं। और फिर वह वही वाक्य बोलता है जिससे उसकी पूरी इमेज, पूरा बचाव तुरंत मिट्टी में मिल जाता है। हाइल हिटलर। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। हरमन का चेहरा खुद ही अदालत में अपना अपराध साबित कर देता है। उसका वह एक वाक्य पूरे प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ी जीत बन जाता है। जैक्सन, एंड्रूज, हावी और फे सभी समझ जाते हैं कि डगलस का सुझाव बिल्कुल सही था। हरमन को उसके अहंकार ने ही नष्ट कर दिया। उस रात डगलस हरमन की कोठरी में जाता है। डगलस शांत स्वर में कहता है, मैंने डॉक्टर मरीज गोपनीयता तोड़ी है। मैंने तुम्हारी बातें जैक्सन को बताई और मुझे पछतावा नहीं है। हरमन चुप रहता है। डगलस उसकी ओर देखता है और कहता है, यही हमारी आखिरी मुलाकात है, अलविदा। डगलस बाहर चला जाता है। सभी कैदियों को एक एक कर अदालत में लाया जाता है। हरमन और बाकी सभी नाजी नेताओं को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी आधी रात को होगी। उन्हें समय सिर्फ 11 बजे बताया जाएगा और अगर वे नींद की दवाई मांगेंगे उन्हें असली की जगह नकली गोली दी जाएगी ताकि वे आत्महत्या न कर सकें। जब रिपोर्टर्स ब्रीफिंग ले रहे होते हैं, हरमन अपनी कोठरी में एक जादू का खेल दिखाता है। वह वही जादू दोहराता है जो उसने डगलस से सीखा था। वह अपने मुंह से एक छुपा झर का कैप्सूल निकालता है। यह देखकर गार्ड्स अलार्म बजाते हैं। एंड्रूज दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक हरमन झर खाकर मर चुका होता है। वह फांसी से बच गया।
लेकिन दुनिया उसे कायर के रूप में याद करेगी। जूलियस डर के मारे रोते हुए चिल्लाता है, बहादुरी दिखाने की कोशिश में जर्मन में बकवास बोलता है, लेकिन फांसी के वक्त वह पेशाब कर देता है। बाकी कैदियों को भी एक एक करके फांसी दे दी जाती है। बाद में डगलस इस घटना पर किताब लिखता है, लेकिन यह किताब मशहूर नहीं होती। लोग उसकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे वह शराब का आदी बन जाता है और अंत में दुखद रूप से हरमन वाली ही जहर की गोली खाकर आत्महत्या कर लेता है। हावी आर्मी छोड़ देता है और अपनी बहन के साथ अमेरिका में शांतिपूर्वक जीवन बिताता है। जैक्सन वापस सुप्रीम कोर्ट लौटता है और जो मामला उसने बनाया वही आगे चलकर दुनिया में सभी आधुनिक वॉर क्राइम्स के कानूनों की बुनियाद बनता है।